नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विथ नवीन में। दोस्तों, इस चैनल पे कंपटीशन से रिलेटेड उन टॉपिक्स का वीडियो दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए हॉट टॉपिक्स होते हैं। मतलब उन टॉपिक से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पे उन टॉपिक्स को एकदम नए, आसान और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा तरीक़ा से इसको बताया जा रहा है। तो इस चैनल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक को डिटेल में समझाया जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए MCQ यानी वैकल्पिक भी सेट लगाया जा रहा है, ताकि आप पहले डिटेल्स में उसको समझ लीजिए और समझने के बाद आपको कितना समझ में आया या एग्ज़ामिनेशन में, कंपटीशन में कैसे कैसे वैकल्पिक क्वेश्चन में ऑप्शन दे के आपको फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, तो उसका भी आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। तो पार्ट 1 में आज हॉट टॉपिक सीरीज का ये 5वां टॉपिक है और इसमें आज पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे इसका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, इसका डिटेल्स इसमें देखेंगे। और जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑप्शंस के जाल में कैसे आपको उलझाए जाते हैं और आपसे एक भी क्वेश्चन गलती ना हो, इसके लिए उसका प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे करवा देंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को पूरा देखिए, भगा के मत देखिए। वीडियो को पूरा देखने से क्या होगा कि आपको पूरा टॉपिक एक एक करके समझ में आएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एक बार फिर से ये टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की एक श्रेणियाँ हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकहरी है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो हो गया वो देश लेवल के लिए, उच्च न्यायालय जो हो गया वो राज्य लेवल के लिए, और अधीनस्थ न्यायालय वो जिला लेवल की न्यायालय है। तो कहता है कि न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो ये जो प्रणाली अपनाया गया है कि एकहरी प्रणाली जो अपनाया गया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाया गया है। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यायालय का यह जिम्मेदारी है कि वह संविधान की रक्षा करे। तो इसमें भी आपको कई तरह से ऑप्शन डाल के आपको फंसाएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उपबंधों का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भारत को जो संविधान का भाग 5 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, और अनुच्छेद 124 से 147 तक में ही अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के डिटेल्स मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी एग्ज़ाम में ऑप्शन आ जाए और आपको याद में ना आ रहा हो और 2-3 ऑप्शन आपको 124 से 147 के बाद वाला रहे, एक ही रहे 124 से 147 वाला, तो आप वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि थोड़ा अनुमान लगा के भी 50-30 करके अनुमान लगा के भी इसको मार सकते हैं। तो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ तथा इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो मतलब कहे अगर पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ तो 26 जनवरी 1950, लेकिन अगर इसका उद्घाटन कब हुआ तो 28 जनवरी 1950। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। फिर है देखिए सदस्यों की संख्या। तो कहता है कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो जब 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन समय समय के हिसाब से जनसंख्या जब बढ़ती गई, ज़रूरतें जब बढ़ती गई, तो न्यायाधीशों की संख्या में भी वृद्धि होता गया। तो वर्तमान में
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। इससे पहले 31 था, तो अभी 34 हो गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा ये 31 से 34 किया गया, जिसमें एक मुख्य है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि सांसद कर सकती है। सांसद लिखा गया, संसद। ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। यहाँ पे सांसद होगी, संसद के सदस्य को बोला जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कहता है न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। तो आप देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, जो भी हो, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सब में एक चीज़ कॉमन क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अभी जिस तरह से कंपटीशन का स्तर जो है बढ़ते चला गया है, तो वैसी स्थिति में अभी स्टैटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करेगा कि सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको इसी तरह से ऑप्शन डाल के आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए इसको पूरा बताने का मेरा मकसद यही है, ताकि आपको ध्यान में रहे और कन्फ्यूजन ना हो। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या हो कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही आदमी बन सकते हैं जो कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हो। कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुके हों। अधिवक्ता बोले तो वकील। तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुके हों। या फिर राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति ऐसा मानते हो कि वो कानून का ज्ञाता है। फिर कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तथा मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख से अन्य न्यायाधीशों की, नहीं यहाँ प्रमुख नहीं है, कहता है राष्ट्रपति पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, प्रमुख के जगह पे परामर्श होगा। कहता है राष्ट्रपति पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करेंगे। शपथ ग्रहण। कहता है पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। तो यहाँ तो राष्ट्रपति के सामने समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष में, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि इधर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद ग्रहण करना है और उधर राष्ट्रपति किसी कारण से बीमार हैं या अनुपस्थित हैं या विदेश दौरे पर हैं, तो वैसी स्थिति में उनके चक्कर में इनका पद ग्रहण रुक जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है और उनके सामने शपथ ग्रहण कर लेकर के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। फिर कहता है न्यायाधीशों की पदावधि। तो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 है, राज्यपाल के लिए 35 है, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। तो उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई भी उम्र तय नहीं किया गया है। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी 65 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो किनको देंगे? तो राष्ट्रपति को। फिर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। माने कहने का मतलब क्या हुआ कि संसद अगर सिफारिश करेगा तब राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या दिया गया है कि न्यायाधीशों को हटाने का आधार उनका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया होगा, इसके पीछे लॉजिक को समझिए। अगर मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, फैसला दिए, अगर सरकार के विरोध में दे दिए,
तो संसद में तो बहुमत सरकार का होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार तुरंत बहुमत पारित करके न्यायाधीश को हटा देगा। तो उसको रोकने के लिए इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि उस न्यायाधीश का दुर्व्यवहार हो, उस न्यायाधीश ने दुर्व्यवहार किया हो या फिर उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेज हों, तभी वो हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। फिर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, और भी कुछ तथ्य देखते हैं हम लोग। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपया है, और इनके साथ साथ उनको अन्य तरह की और भी भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, यानी उसका वेतन घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है, वो संसद द्वारा तय किया जाता है। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कहने का मतलब एक बात मोटा मोटी इसमें याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो, चाहे कार्यवाहक न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संवैधानिक पीठ के रूप में भी अभिहित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी मामला संविधान से रिलेटेड है, संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि मिनिमम कम से कम 5 जज जरूरी होना चाहिए, 5 जजों की पीठ होनी चाहिए, जिसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। कहता है कि केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था। मतलब कहने का मतलब हो गया कि केशवानंद भारती जो केस था उसमें सबसे बड़ा खंडपीठ बनाया गया था अभी तक, जिसमें 13 न्यायाधीश थे, 13 जज थे। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 में किया गया था, जिसमें 11 न्यायाधीश थे। यानी दूसरा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 11 न्यायाधीश थे इसमें, और केशवानंद में 13 न्यायाधीश थे। कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर देखिए एक बात समझ लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, चाहे सर्वोच्च न्यायालय कहे, चाहे उच्चतम न्यायालय कहे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। तो कहता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्य संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया है, परंतु यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जब ये जो केस जब चला तो उस केस में संविधान, ये सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का एक सिद्धांत दिया। उसमें कहा कि यद्यपि संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति है, तो वो शक्ति कौन देता है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 368। तो उसने कहा कि संविधान में संशोधन करने का शक्ति है, लेकिन संसद संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये इसमें मेन बात इसमें है। कहता है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। कहता है कि अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए कोई फैसला दिया और जिसके लिए फैसला दिया वो संतुष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो क्या कर सकता है कि एक पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। तो वो पुनर्विचार याचिका संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य
के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को विचार देखेगा कि यह न्याय संगत या संवैधानिक है या नहीं है। अगर संवैधानिक नहीं है तो वह उसे रद्द कर सकता है। कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर विधियों, कार्यपालिका, देश की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकारों के जो द्वारा जो बनाए गए कानून है उस कानून की संवैधानिकता की वह जांच कर सकता है कि ये संवैधानिक तरीके से बनाया गया है या नहीं, या संवैधानिक है या नहीं। कहता है संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायाधीशों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि किसका मतलब हुआ कि संसद जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती है। मतलब नेता सब बच गया। तो संविधान का अनुच्छेद 122। फिर कहता है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करेगा। फिर कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिया गया है आगे बताएंगे आपको, तो उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का जिम्मेवारी किसका है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। फिर कहता है कि PIL का पूरा नाम, आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि किसी भी विषय पर PIL डाल दिया जाता है। तो अभी नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस तरह से ये डिटेल्स का ये चैप्टर, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप लोग इसको पूरा देखिए एक बार।